सब ठीक होंगे। आज हमारे पास ऑर्डर नंबर 7 है, प्लेंट है जो हमने डिस्कस करना है। पहले हमने प्लीडिंग डिस्कस किया ऑर्डर नंबर 6, उसमें हम लोगों ने प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट का जिक्र किया था। जो प्लेंट होती है वो प्लेंटिव की तरफ से होती है और जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है वो डिफेंडेंट की तरफ से होती है। तो जो आपने प्लेंटिव की तरफ से प्लेंट ड्राफ्ट करनी है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1 है पहले कि कौन कौन से पार्टिकुलर्स जो होते हैं आपको कंटेंट होते हैं प्लेंट लिखने के लिए। सबसे पहले होता है कि आपने कोर्ट का नेम लिखना होता है इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज, यानी कि अगर लाहौर है तो वो आप लोगों ने डिस्कस करना है। जब आप लोग प्लेन ड्राफ्ट करने लगे ना, सबसे पहले आपने जो पेज पे टाइटल देना है ना, वो कोर्ट का नेम लिखना होता है। देखें, अब कोर्ट ऑफ सिविल जज नहीं आप लोगों ने लिखना है सारे में। अगर आप फैमिली सूट कर रहे हैं तो आप लोग ने यहाँ पे लिखना है इन द कोर्ट ऑफ फैमिली जज। आपने जिस कोर्ट में केस फाइल किया होगा आपने उस कोर्ट का नेम लिखना है। ये नहीं है कि सब में सिविल जज ही लिख दें। और लाहौर यानी कि आपने लाहौर में केस फाइल किया है तो आप लाहौर का नाम लिखेंगे। अगर आप किसी और सिटी में यानी कि इस्लामाबाद में अगर करते हैं तो आप यहाँ पे इस्लामाबाद का नेम लिखेंगे। आगे होता है कि प्लेंटिफ का आप लोगों ने नेम लिखना होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस लिखना होता है, यानी और ये आप लोगों ने एक ही लाइन में लिख देने। यानी कि आपने कोर्ट का नेम लिखा फर्स्ट लाइन पे, आपने नेक्स्ट लाइन से शुरू कर लेना है। यहाँ से आपने लिखना है आयशा बीबी डॉटर ऑफ अहमद, रेजिडेंस ऑफ स्ट्रीट 10 इस्लामाबाद, यानी कि जो भी उसका एड्रेस होगा, जो भी उसका फादर का नेम होगा और जो भी उसका नेम होगा तो वो आपने पूरा लिखना है। इसी तरह से आपने नेक्स्ट लाइन पे आपने डिफेंडेंट का नाम लिखना है और साथ में मेंशन भी करना है कि ये प्लेंटिफ है और ये डिफेंडेंट है, और दोनों के दरमियान में आएगा वर्सेस, और वर्सेस को आपने ना कैपिटल में लिखना है और बोल्ड में लिखना है। ये चीज़ें साथ साथ नोट डाउन कर लें। मैं आपको प्लेंट बनाना भी सिखाऊंगी, ठीक है, इस पर भी वीडियो आएगी, लेकिन उसके लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और थोड़ा सा यहाँ पे कमर्शियल एरिया में छत पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ तो आप लोगों को कुछ और जो है ना वो एडजस्ट करना पड़ेगा। आगे हमारे पास प्लेंटिफ अगर माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड है तो आप लोगों ने जो उसका गार्डियन होता है ना, उसको हम लॉ की टर्म में बोलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड। इसको हाईलाइट कर लें, नेक्स्ट फ्रेंड बोलते हैं, तो वो भी आप लोगों ने साथ में मेंशन करना होता है। जैसे कि प्लेंटिफ 16 ईयर्स ओल्ड है और आप सू कर रहा है वो थ्रू गार्डियन मिस्टर राहिम, तो वो आप लोगों ने लिख देना है। आगे जो फैक्ट्स हैं, जो काज ऑफ एक्शन कब अरोज हुआ था वो भी आप लोगों ने लिखना है, यानी कि फर्स्ट काज ऑफ एक्शन कब अरोज हुआ था, सेकंड कब हुआ था, थर्ड कब हुआ था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को पैसे दिए हैं और मैंने कब दिए उसको पैसे 1 जनवरी को 2024 को, अब उसने कब मुझे पे करने थे 1 जून 2024 को, अब उसने पे नहीं किए, वो फेल्ड हो गया टू रीपे, तो वो 1 मई 2024 लगा लें। तो ये सारी चीज़ें ये होते हैं कॉज ऑफ एक्शन जो कि आपने मेंशन करने होते हैं। आगे मेरे पास नेक्स्ट आता है जो हमारे पास एफ। मैं जस्ट आपको रूल्स बता रही हूँ, लेकिन जब मैं आपको प्लेन ड्राफ्ट करवाऊंगी इंशाल्लाह तो उसमें आपकी बहुत सारी बातें प्रैक्टिकल करेंगी तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी जस्ट आप पेपर के लिए लेक्चर प्रिपेयर करें। फैक्ट्स शोइंग डैट द कोर्ट हैज़, और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्या, मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, आप लोगों ने ना प्लेन्स जो है ना गूगल से वो निकाल के चेक करनी है कि क्या उसमें ये सब रूल्स हैं, तो उससे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ना गाइडेंस मिलेगी। अच्छा जी, आगे है द फैक्ट्स शोइंग डैट द कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जिस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बन रही हो आप लोगों ने उसमें, यानी कि प्रॉपर्टी लोकेटेड हो रही है लाहौर में, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है और क्लेम किया उसने ₹50,000, यानी कि प्रीकेनरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल जज की है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों ने मेंशन करनी है कि प्रॉपर्टी कहाँ पे है और कहाँ पे काज ऑफ एक्शन हुआ और कहाँ पे उसने क्लेम किया, ये चीज़ें भी होती है। और रिलीफ जो होते हैं, रिलीफ कौन कौन से प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है वो भी, बाज़ दफ़ा होता है एक से ज़्यादा रिलीफ होते हैं, बाज़ दफ़ा होता है 2-3 रिलीफ होते हैं, बाज़ दफ़ा होता है एक रिलीफ होता है। जैसे कि अगर प्रॉफिट अगर किराए पे दी हुई है आपने किसी को ज़मीन, आप लोगों ने किराया जो है वो लिया है, फिर उसका जो ऊपर प्रॉफिट बनेगा तो वो भी उसको हम मिसने प्रॉफिट कहते हैं या फिर मीन प्रॉफिट कहते हैं, तो वो भी आप लोग कर रहे होते डिमांड। यानी हाँ, अगर आप लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का करना है तो फिर भी आप लोग क्लेम कर सकते हैं, 2 से 3 क्लेम कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के क्लेम्स जो होते हैं ना वो भी आप लोगों ने लिखने होते हैं सेपरेट। आगे हमारे पास
एच वाला है कि वेयर द प्लेंटिफ हैज लोड अ सेट ऑफ रिलिंक्विश्ड पोर्शन। देखें, इसका मतलब है कि अगर किसी ने कोई जो पोर्शन है ना रिलिंक्विश कर दिया, फॉर एग्जांपल कि ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की तरफ से होता है या फिर सेटलमेंट की तरफ से होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी से 50,000 रुपीज़ लेने हैं, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। ये वैसे वीडियो आज की थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मुझे आपको समझाना है तो काइंडली आप एडजस्ट करें। बस यही रूल नंबर 1 ही जो है ना आपका मुश्किल है, ये आपको फैक्ट्स समझ में आ जाएंगे ना तो फिर आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा, मैंने किसी से 50,000 रुपीज़ लिए, उसका मैंने 10,000 जो है वो देना है, तो मैं क्या करूँगी, उसमें कट ऑफ कर दूँगी और सेट ऑफ इसको बोलते हैं ना, कट डाउन कर दूँगी और सेट ऑफ कर लूँगी, तो हमारे पास क्या होगा 40,000 बच जाएगा। तो मैंने क्या किया, अपना ये पोर्शन ऑफ द क्लेम जो 10,000 है वो छोड़ दिया। या फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने 60,000 लेना है, लेकिन कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है जो मेरी कोर्ट करीब है उसकी 50,000, यानी मैं चाहती हूँ कि मैं ना लोअर कोर्ट में केस ना फाइल करूँ, तो उसकी 50,000 जो है जुरिस्डिक्शन बन रही है कि वो जस्ट 50,000 तक केस ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं वो 10,000 छोड़ दूँगी ताकि मेरा, तो वो भी आपने उसमें अपनी प्लेंट में मेंशन करना होता है। अच्छा जी, अब आती है हमारे पास कोर्ट फ़ी, कि कोर्ट फ़ी भी आपने मेंशन करनी होती है। फैमिली सूट में अलग कोर्ट फ़ी होती है, हमारे पास सिविल सूट में अलग कोर्ट फ़ी होती है, प्रॉपर्टी में अलग होती है, तो वो आप लोगों ने मेंशन करनी होती है कि इतनी कोर्ट की फ़ी है। आगे हमारे पास रूल नंबर 2 है, मनी सूट में आप लोगों ने क्या करना होता है, मनी सूट में आप लोगों ने एग्जैक्ट अमाउंट लिखनी होती है। ओके, जैसे 50,000 है तो आप लोगों ने 250,000 ही लिखना है। आप लोगों ने ये नहीं करना है कि अप्रोक्सीमेटली या फिर ये इतने बन रहे हैं। हाँ, अगर मैसने प्रॉफिट की बात आ जाए कि मीन प्रॉफिट कितना, तो वो आप लोग लिख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इतनी है, लेकिन उसमें भी अपने रुपीस लिखने होते हैं। आप लोगों ने ये नहीं लिखना होता कि 20 to 20,000 25,000, ये चीज़ नहीं आप लोगों ने एग्जैक्ट अमाउंट लिखनी है, लेकिन बाद में वो कोर्ट डिसाइड कर लेगा कि कितनी आपको मिलेगी। अच्छा, अगर सूट जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का है तो उसमें आप लोगों ने क्या लिखना है, अपना प्लॉट नंबर लिखना है, स्ट्रीट नंबर लिखना है, बाउंड्रीज लिखनी है कि नॉर्थ वेस्ट व ईस्ट वगैरह की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, सर्वे नंबर लिखना है उसका, ये सारी चीज़ें लिखनी है आप लोगों ने। और हाउस नंबर लिखना है, ईस्ट जो में किसका हाउस आता है, वेस्ट में क्या आता है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ये सारी डिस्क्रिप्शन आपने अपनी ज़मीन की लिखनी है अगर आपकी इमूवेबल है। अगर व्हेन प्लेंटिफ सू एज रिप्रेजेंटेटिव, अगर प्लेंटिफ जो है वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू सू कर रहा है, यानी कि इफ प्लेंटिफ सू इन कैपेसिटी नॉट पर्सनली, यानी कि मैं हूँ, अगर मेरा कोई केस है, मैं उन्हें उसको पर्सनली नहीं कर रही, जैसे कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ होती है ना, तो उसको ट्रस्टी उसका केस फाइल करता है, वो नहीं कर रहे होते ना जो होते हैं उसके, मतलब जो फ़ायदा उठा रहे होते वो नहीं करते, लेकिन ट्रस्टी जो होता है वो फाइलिंग कर रहा होता है ट्रस्ट प्रॉपर्टी का केस, तो वो भी मेंशन करना होता है कि रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हो रहा है या फिर पर्सनली हो रहा है। अगर रूल नंबर 5 है, डिफेंडेड का इंटरेस्ट एंड लाइबिलिटी उस पर करनी होती है, यानी कि डिफेंडेंट साइंड लोन एग्रीमेंट एंड फेल्ड टू रीपे, उनकी डिफेंडेड पे क्या लाइबिलिटी थी और उसने क्या में किया बाद में, और किस बात पे डिस्प्यूट हुआ है, ये सारा कुछ लिखना होता है। यानी कि अगर आपका किराए पर था, डिफेंडेंट किराए पे रह रहा था और उसने किराया कितने मंथ से पे नहीं किया, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लिखनी होती है। रूल नंबर 6 है हमारे पास, ग्राउंड ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ। अगर सूट है आप लोगों, इसका मतलब है रूल नंबर 6 है, अगर सूट जो है आप लोगों का वो टाइम पीरियड गुजर गया है और आप उसके बाद सूट फाइल कर रहे हैं, लेट सूट फाइल कर रहे हैं, तो उसकी भी आप लोगों ने क्या करनी होती है, वो सबमिट करवानी होती है, रीज़न सबमिट करवानी होती है। ओके, रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड, प्लेंट मस्ट क्लियरली स्टेट रिलीफ बेइंग क्लेम। कहते हैं अगर ना प्लेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल किया ना, तो मुझे उसमें जो क्लेम चाहिए होगा वो मैं स्पेसिफिकली स्टेट करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई शायद मुझे ये क्लेम चाहिए, शायद मुझे वो क्लेम चाहिए, नहीं, मैं एग्जैक्ट रिलीफ जो है अपने वो अपने वो प्लेट में लिखूँगी। ये नहीं मैं कहूँगी कि ये नहीं होगा या फिर ये शायद हो गया, नहीं, अगर मेरा कोई डैमेज हुआ है, कोई मेरी पोजेशन में नहीं है चीज़, कोई उस या फिर रिकवरी ऑफ मनी का है या फिर मैसने प्रॉफिट है, तो वो क्लेम मैं लिखूँगी 1 by 1। अगर रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड, इसका मतलब है
कि अगर एक से ज़्यादा रिलीफ हैं, अगर 2-3 रिलीफ हैं, यानी फिर डिफरेंट ग्राउंड पे रिलीफ हैं, जैसे कि अगर हमारे पास नॉन पेमेंट ऑफ रेंट का भी है और डैमेजेस का भी है, मिस यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी का भी है, तो वो भी हम लोग सेपरेट उसको भी लिख सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने लिखने सारे हैं। प्रोसीजर अब आ जाता है हमारे पास कि प्लेंट को अपने एडमिट किस तरह से करना है। प्लेंट के साथ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अटैच करनी है। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन सी होंगी जिसका आपने प्लेंट में जिक्र किया है। अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स का आपने जिक्र किया कि ये भाई मेरी प्रॉपर्टी ये है ना, कि ये मेरी प्रॉपर्टी और मेरे पास इसके पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी का जैसे आप लोगों ने सूट फाइल किया है, और आपने उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने हैं साथ में। डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद प्लेंट मस्ट बी लिस्टेड। प्लेंटिफ हेयर रिप्रेजेंट। अब हमारे पास कॉपीज होनी चाहिए प्लेंट की, नंबर ऑफ डिपेंडेंट +2 कॉपी। ड्राफ्ट समन होना चाहिए, फिर प्रोसेस फी होनी चाहिए, कंसाइज स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। अगर सूट हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है तो स्टेटमेंट मस्ट मेंशन होनी चाहिए वहाँ पे कि प्लेंटिफ सू कर रहा है लीगल हेयर के ज़रिए। अब हमारे पास है कि अमेंडमेंट ऑफ स्टेटमेंट, और लोग होती है कोर्ट की परमिशन के साथ। आप लोगों ने अगर ये हमने प्लीडिंग में पढ़ी थी, अगर आप लोगों ने अमेंडमेंट करनी है कोई भी स्टेटमेंट तो वो आप कोर्ट की परमिशन से कर सकते हैं। मिनिस्ट्रियल ऑफिसर साइंस आफ्टर चेकिंग। और जब आप लोग लिख लें तो कॉपीज़ वगैरह जो होंगी आपके जो चेक होंगी, कोर्ट का जो स्टाफ होगा वो क्या करेगा, उसको साइन करेगा और चेक करेगा। आगे रिटर्न ऑफ प्लेंट कब आपकी रिटर्न हो सकती है। प्लेंट कैन बी रिटर्न टू प्रॉपर कोर्ट इफ़, अगर कोर्ट हमारे पास गलत है, यानी कि रॉन्ग कोर्ट में आप लोगों ने केस फाइल कर दिया है, जैसे कि फैमिली केस था, आप लोगों ने सिविल जो कोर्ट है उसमें फाइल कर दिया, तो आपकी प्लेंट क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी कि आपका कोर्ट। और दूसरा जो हमारे पास बनता है वो है मस्ट इंडोर्स डिटेल, यानी डेट ऑफ फाइलिंग नहीं आपने लिखी, डेट ऑफ रिटर्न नहीं लिखी, रीज़न फॉर रिटर्निंग नहीं लिखी, तो इस वजह से भी आप लोगों की सॉरी रीज़न ऑफ रिटर्निंग बोल रही हूँ कि आप लोगों ने कोई भी चीज़ आपकी मिसिंग है तो आप लोगों को प्लेंट जो होगी वो वापस हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, अगर प्लेंट रिटर्न करनी होती है तो जज क्या करता है कि फाइलिंग रिटर्न और रीज़न के क्यों इसकी प्लेंट जो है रिटर्न हुई है, क्या इसकी कोई डिटेल मिसिंग है या फिर क्या चीज़ मिसिंग है। अगर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, आपकी रिजेक्शन भी हो सकती है, प्लेंट रिजेक्ट भी हो सकती है, ये जज पे डिपेंड करता है कि वो रिटर्न करे या फिर रिजेक्ट करे। अच्छा, आप लोग अगर रिटर्न में यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, वो जस्ट लिखा हुआ है कि कोर्ट अगर रॉन्ग है, और अगर रिजेक्ट हो रही है कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है प्लेंट अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, उसमें कोई लीगल बेस ही नहीं बन रही, या फिर रिलीफ जो है अंडर वैल्यूड है, करेक्ट नहीं है। कोर्ट गिव टाइम देगा ना इफ प्लेंट फेल्स। तो अगर देखें आप लोगों ने रिलीफ जो है अंडर वैल्यूड नहीं लिखा या फिर करेक्ट नहीं लिखा तो कोर्ट टाइम देता है। पहले ये नहीं है कि आते ही आप लोगों की रिजेक्ट कर देता है, नहीं, कोर्ट टाइम देता है कि इसको ठीक करके लाओ। अगर आप नहीं करते तो फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं। अगर कोर्ट फी जो है वो सही से नहीं लिखी है, और अगर सूट अपीयर्स बार्ड बाय लॉ, यानी कि सूट जो है वो बार्ड बाय लॉ, ये आप लोगों ने किए हुए हैं सेक्शंस कि सूट जो है वो बार्ड हुआ था, यानी कि रोका हुआ था बाय लॉ ने कि ये सूट आप यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते, तो फिर भी प्लेंट जो होगी वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। प्रोसीजर जो है रिजेक्टिंग प्लेंट का वो क्या है कि कोर्ट पास करेगा एक रिटन ऑर्डर रीज़न के साथ। फ्रेश प्लेंट जो लो होती है, जी हाँ बिल्कुल हो सकती है, फ्रेश प्लेंट आप लोग दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिलाइड ऑन इन प्लेंट। आगे प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन विच सूज। इफ प्लेंट इज सू बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट, तो उससे क्या करना होता है, वो जैसे कि सेल एग्रीमेंट है उनमें कोई हुआ या फिर कोई रेंट एग्रीमेंट हुआ है तो उसने मेंशन किया हुआ है तो वो उसको डॉक्यूमेंट देने हैं। और अगर उसकी पोजेशन में नहीं है डॉक्यूमेंट तो वो भी उसको लिखने हैं कि ये भाई मेरी पोजेशन में नहीं है, तो वो कोर्ट खुद से करवा लेगा डिस्कवर। ओके, वो कोर्ट की सरदर्द है। स्टेटमेंट इफ डॉक्यूमेंट नॉट इन प्लेंटिफ पोजीशन, यही आगे रूल नंबर 15 में बात हुई है कि अगर स्टेटमेंट लिखें कि अगर कोर्ट डॉक्यूमेंट जो है वो प्लेंटिफ के पास नहीं है तो वो स्टेटमेंट में लिखेगा कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डिफेंडेंट के पास है, तो कोर्ट उससे ले लेगा। अच्छा, आपने ये 16, 17, 18 आप लोगों ने नहीं करना,
लेकिन मैं फिर भी आपको करवा देती हूँ, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सूट ऑन लास्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगर हमारे पास चेक्स है, प्रोमिसरी नोट्स हैं, वो लॉस्ट हो गए हैं तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक, अगर आप लोगों ने शॉप बुक एंट्री की है तो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओरिजिनल बुक या फिर उसकी कॉपी वगैरह। 18 आप लोगों ने नहीं करना, 19 से करते हैं। एड्रेस टू बी फाइल्ड विद प्लेंट, प्लेंट में आप लोगों ने क्या करना होता है, एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस, के नोटिस कहाँ पे जाएगा वो एड्रेस भी आप लोगों ने मेंशन करना है अपनी प्लेंट पे, कि अगर कोर्ट ने कोई नोटिस भेजना है तो वो किस एड्रेस पे भेजेगा, तो वो आपने एग्जैक्ट मेंशन करना होता है कोर्ट में। नेचर ऑफ एड्रेस टू बी फाइल्ड विद इन डिस्ट्रिक्ट लिमिट में होना चाहिए आपका, यानी कि ये नहीं है कि आप आप जो है ना केस फाइल कर रहे हो रावलपिंडी में और आपने एड्रेस जो है वो कहीं और का लिखो, यानी कराची का लिख दिया हो तो नहीं। या फिर जहाँ पे पार्टी जो है ऑर्डिनरली रिजाइड कर रही है, यानी कि रह रही है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू फाइल एड्रेस, अगर कोर्ट में आर्डर टू फाइल एड्रेस इफ इग्नोर सूट में भी डिसमिस्ड हो सकता है। अगर आप लोगों ने एड्रेस नहीं लिखा तो आपको कोर्ट मौका देगी कि आप इसमें एड्रेस लिख के लाएं, अगर आप नहीं करते, आप इग्नोर करते हैं तो सूट जो है वो डिसमिस हो जाएगा। प्रोसीजर व्हेन पार्टी नॉट फाउंड एट एड्रेस, यानी कि जो आप लोगों ने एड्रेस लिखा है वो गलत है या फिर नहीं जो है पार्टी वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो क्या होगा, कॉपी फिक्स्ड ऑन आउटर डोर, कि आपके बाहर जो दरवाज़ा है वहाँ पे भी छोड़ के जा सकता है। सेकंड अटेम्प्ट करेगा, यानी कि दोबारा देने आएगा। अगर सर्विस ऑन प्लीडर, इफ़ प्लीडर अपॉइंट हो गया, यानी कि जो है नोटिस सर्व्ड ऑन प्लीडर अनलेस कोर्ट डायरेक्ट अदरवाइज। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है कि अगर आप लोगों ने अपॉइंट किया होता है कि ये भाई बंदा है, इसको आप नोटिस दे सकते हैं, तो कोर्ट वहाँ पे भी नोटिस भेज सकती है। चेंज ऑफ एड्रेस, पार्टी मस्ट फाइल वेरिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर चेंज, अगर आप लोगों ने अपना एड्रेस चेंज करवाना है तो आप कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे तो वो आपका एड्रेस चेंज हो सकता है। सर्विस बाय अदर मोड्स, कोर्ट में यूज़ अदर मेथड, यानी ईमेल कर सकती है, पब्लिकेशन कर सकती है, कोरियर के थ्रू भी कर सकती है कि आपका नोटिस पहुंच जाए किसी भी। अच्छा आगे जी, लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, प्लेंटिफ को मस्ट प्रोवाइड करना है नेम एड्रेसेस ऑफ पॉसिबल लीगल हेयर्स, यानी कि जो भी उसके लीगल हेयर्स हैं वो सब को उसको मेंशन करना है। नेम ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू इन्फॉर्म कोर्ट अबाउट प्लेंटिफ डेथ, अगर कि हमारे पास अगर प्लेंटिफ की डेथ हो गई है तो वो भी आपने कोर्ट को मेंशन करना होता है। अच्छा इसमें कुछ खास नहीं है, बस आप लोग ये याद रखें कि अगर प्लेंटिफ की डेथ होगी तो वो कोर्ट को मेंशन करिए, नया होता है, हमने प्लीडिंग में पढ़ा ये प्लेंट, ठीक है, लेकिन जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं।